आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद स्पेशल स्टोरी दिखाने जा रहा हूं। बड़ी खबर है और साथ में 2-3 और खबरें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। गजा के खजाने का सौदा होने वाला है और गजा को संवारने और दोबारा बनाने का काम इसी खजाने से होने वाला है। इस मकसद को पूरा करने के लिए अब गजा के समंदर में छुपे कीमती गैस के नए खजाने खोजने का काम शुरू हो सकता है। पहले वाले नहीं, नए खजाने। और दावा यह है कि इस काम को अमेरिका, अबू धाबी और इसराइल मिलकर शुरू कर सकते हैं। जी, अमेरिका, इसराइल और यूएई के बीच गजा की तबाही के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक नया फॉर्मूला चर्चा में है। सोर्सेस के मुताबिक हाल के हफ्तों में बातचीत हुई है कि गजा के समंदर में मौजूद ऑफशोर गैस को बेचकर उससे होने वाली आमदनी गजा की दोबारा तामीर में लगाई जाएगी। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट को एक पुराने वेस्टर्न ऑफिशियल और एक मौजूदा वेस्टर्न और अरब ऑफिशियल ने यह बताया है कि इस प्लान के एक ऑप्शन के तहत यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक गजा में अब तक डेवलप नहीं हुई गैस फील्ड्स में शेयर ले सकती हैं। जो अभी खोजी नहीं गई, जो मिली नहीं है गैस फील्ड, उसमें शेयर ले सकती हैं और वही फंड गजा की रिकंस्ट्रक्शन में यूएई खर्च करेगा। फिलहाल ये बातचीत शुरुआती लेवल पर है। अक्टूबर में सीजफायर साइन होने से पहले ही अमेरिका ने गजा की पोस्ट वॉर प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं हुआ है। एक फॉर्मर वेस्टर्न ऑफिशियल के मुताबिक दिसंबर में फिर से गजा की गैस के खजाने को मोनेटाइज करने का आइडिया सतह पर आया है। गजा के समंदर में मौजूद गैस फील्ड में साल 2000 में गैस मिली थी। इस गैस को डेवलप करने के राइट्स 2 हिस्सों में हैं। पहला, पैलेस्टाइन इन्वेस्टमेंट फोरम यानी महमूद अब्बास वाली पीए का सॉवरेन वेल्थ फंड, और दूसरा कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी, जो दूसरे मुल्क में रहने वाली एक फिलिस्तीनी डायस्पोरा फैमिली की कंस्ट्रक्शन और एनर्जी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर ग्रीस में है। कहानी दिलचस्प है, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा किसी भी राय को बनाने से पहले। गजा की इस गैस फील्ड के करीब 45% राइट्स किसी इंटरनेशनल पार्टनर के लिए रिजर्व्ड हैं। किसी कौन पता नहीं। खास बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जंग शुरू होने से पहले मिस्र भी इसमें इंटरेस्ट दिखा चुका था। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस के एक्सपर्ट माइकल बैरन कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कमर्शियली वायबल है। उनके मुताबिक गैस फील्ड को डेवलप करने में करीब $750 मिलियन खर्च होंगे और करीब $4 बिलियन यानी $4000 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, यानी लागत का करीब 4 गुना ज्यादा मुनाफा। इसमें से 15 साल तक हर साल महज $100 मिलियन का मुनाफा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मिल सकता है। यानी हर साल के हिसाब से देखें तो फिलिस्तीनियों को गजा के खजाने से बस नमक के बराबर फायदा होगा। हालांकि 15 साल में $1500 मिलियन हो जाएगा। हालांकि यूएन का एस्टीमेट है कि गजा के पूरे रिकंस्ट्रक्शन में करीब $70 बिलियन लगेंगे। यानी गजा की गैस का खजाना जो $4 बिलियन का बताया जा रहा है, उसकी तामीर के सामने इस $70 बिलियन के सामने एक दाल के दाने के बराबर ही पैसा दे सकता है। गजा के गैस खजाने में इतनी गैस नहीं है, ये रिपोर्ट कहती है। अमेरिका और इसराइल अभी पूरी तरह गजा को दोबारा बनाने की बात से काफी दूर हैं। इसके बजाय डोनाल्ड ट्रंप की कुछ करीबी अमेरिकन पॉलिटिकल अपॉइंटीज तेल अवीव के लग्जरी होटल्स में एक छोटा प्लान बना रहे हैं, चला रहे हैं, जिसमें इसराइल के कब्जे वाले गजा के हिस्से में टेम्पररी हाउसिंग यूनिट्स बनाने की बात है। टेम्पररी हाउसिंग यूनिट्स किसके लिए? सेटलर्स के लिए इधर या फिलिस्तीनियों के लिए? पता नहीं। इधर कई अरब और मुस्लिम मुल्क इस प्लान से दूरी बनाए हुए हैं। कतर ने साफ कहा है कि वो उस जमीन को दोबारा बनाने का पैसा नहीं देगा जिसे किसी और ने तबाह किया है। कतर का कहना है कि गजा की तबाही का हर्जाना इसराइल को ही भरना होगा जिसने गजा को तबाह किया। सऊदी अरब भी इस मुद्दे पर कोई वादा नहीं कर रहा। उसका मानना है कि आज अगर सऊदी अरब समेत तमाम अरब मुल्क मिलकर गजा के लिए पैसा जोड़कर गजा को खड़ा कर भी दें तो कल इसराइल फिर उसे ये सोचकर तबाह कर देगा दोबारा से कि चलो अरब मुल्क तो हैं, फिर से पैसा लगाने के लिए करते रहो तबाह, अपनी जेब से क्या जा रहा है। इन हालात में यूएई ऐसी गल्फ कंट्री बनकर उभरा है
जो अमेरिका और इसराइल के साथ गजा में रोल निभाने को तैयार दिख रहा है। यूएई पहले ही गजा का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डोनर है और डिप्लोमेट्स का मानना है कि आगे चलकर गजा में उसका रोल और बड़ा हो सकता है। लेकिन यूएई हो या मिस्र हो या फिर मजम्मत और वार्निंग देते रहने वाले दूसरे मुस्लिम मुल्क, हर किसी के फ़लस्तीन में अपने अपने मुफाद हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मान लीजिए, पढ़ लीजिए। और फिर मौका अगर बिजनेस का हो तो वो कौन नहीं कर रहा, सब बिजनेस कर रहा है। यूएई गजा के ही पैसे से खड़ा करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे उसकी कंपनियों को भी तो फायदा पहुंचेगा। परसों ही यूएई ने गजा के लिए 1 करोड़ राशन की पेटियों से भरा सबसे बड़ा जहाज रवाना किया। लेकिन मदद और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। मदद से भले लोग जिंदा रह रहे हों, लेकिन व्यापार से तो मुल्क जिंदा होते हैं। साफ है, गजा की तबाही के बाद इंसानियत की बात कम और गैस, बिजनेस और डील मेकिंग की लैंग्वेज ज्यादा सुनाई दे रही है। 19 दिसंबर की रात अपडेट हुई ये खबर जो मैंने आपको सुनाई, वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट आई नाम की एक वेबसाइट का दावा है, ये रिपोर्ट। लिहाजा जज्बात में ना बहकर इसे एक खबर की तरह देखिएगा, कंफर्मेशन नहीं हुई। इस दुनिया में सबके अपने अपने मकसद हैं दोस्तों, ना कोई गद्दार है ना वफादार है, क्योंकि जहां मतलब परस्ती होती है वहां ये लफ्ज कमजोर नजर आते हैं। ये पूरी दुनिया एक बिजनेस है, याद रखिएगा। लोग मुझसे कहते हैं आपको फलाने की गद्दारी अभी भी नहीं दिख रही। फलाने ने वफादारी की कसम खाई थी क्या फ़लस्तीनियों के साथ? जो उनकी तुर्की, यूएई, सऊदी अरब कैसे फ़लस्तीनियों के गद्दार है? आज मुझे आप जवाब दीजिए। उन्होंने कसम खाई थी क्या? उन्होंने उधार खाया था क्या? एक अलग हुकूमत है, एक अलग हुकूमत है। हमला ना सऊदियों ने किया, ना यूएई ने किया, ना तुर्कियों ने किया। हमला तो गजा के लोगों ने किया, हमास ने किया। इसराइल पर हमला किया तो हमला झेलना होगा। प्रैक्टिकल बात करिए, कहां से गद्दार है? कोई ईरान को कह दे, मैं कहूं ईरान कहां से गद्दार है कि ईरान ने उकसाया हमास को हमला करने के लिए, वो पीछे हट गया? कहां से कोई सबूत है कि ईरान ने हमला करवाया, ईरान ने हथियार दिए, ईरान गद्दार है या सऊदी गद्दार है? ये ना आप लोग इधर वाले कर रहे हो ना उधर वाले, ये कोई तीसरी तरफ बैठा है जिन्हें आपके दीन से मतलब ही नहीं है, आपको गड़बड़ा रहा है। आप मुझे बताइए, लिखिए कैसे गद्दारी की, क्या बनता है उनका, क्यों वो करे मदद, बताइए। और अब तक गजा में जितने अस्पताल, स्कूल ये चल रहे थे, इनका नाम टर्किश हॉस्पिटल, सऊदी हॉस्पिटल, जॉर्डन हॉस्पिटल, इनके नाम क्यों थे? किसकी मदद से खड़े हुए थे बताओ ना। तुम लोग जो सवाल करते हो, उनके मुल्क का नाम है कहीं? नहीं है ना। वो तो ज़्यादातर मेरे ही मुल्क के होंगे या और किसी मुल्क के, है नहीं है। यही लोग मदद कर रहे थे। गजा का मुहासरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद ज़मीन है, कहीं से कोई चीज़ नहीं जा सकती, कोई चीज़ नहीं आ सकती। वहाँ जो मदद चल रही थी, जा रही थी, UNRWA को मदद कौन देता है? UNRWA का कोई टकसाल लगी हुई नोट छापने की, मदद कौन देता है? इन लोगों के थ्रू जाती है। आप जैसे कुछ लोगों के थ्रू जाती होगी, बाकी मदद डायरेक्ट लोगों की है। वो जब गजा के लोग ओ अरब चिल्लाते थे, क्यों चिल्लाते थे और किसी का नाम क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उन्हें भी उन्हीं से ही उम्मीद है कि ये तो बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, किसी को मतलब नहीं, सब अपने मफाद हैं, इन्हें बोलना चाहिए था। इनकी गैरत कहाँ गई? गैरत और गद्दारी दो चीज़ें अलग हैं। वो इसलिए इन्हें बुलाते थे क्योंकि यही मुल्क इनके लिए 3 बार जंग लड़ चुके हैं, भले हारे पिटे, नुकसान खाया, और कोई नहीं लड़ा। आप बताइए किसकी फौज उतरी जेरूसलम में आज तक? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप में से हिस्ट्री तो किसी को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। सब एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, क्योंकि हम भरे बैठे हुए हैं। हमारे भाई ने हमारा हिस्सा मान लिया, बाप हमें कम प्यार करते हैं, तो हम अपनी भड़ास किस पे निकालें? इन पे निकाल दो। पढ़ना तो है नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं। हमारे ना पढ़ने की वजह यह है जो यहां पर आपके साथ और हमारे साथ हो रहा है। एक गांधी पढ़कर आ गए थे साउथ अफ्रीका से, वकालत, सबको नचा कर रख दिया था अंग्रेजों को। बार बार क्यों कहता हूं पढ़ो लिखो, यही वजह है। आज ज्ञान देने नहीं आया था सर। मुझे बड़ी मतलब बड़ा दुख होता है, मतलब क्या हो गई मेरी कौम। बढ़ते हैं आगे। हर सरहद अगली जंग तक ही रहती है, जंग के बाद सरहदें बदल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। ये कहना है गजा में झंडा गाड़ने निकले इस्राएली सेटलर्स का। जी,
یہ اعلان اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ شاید اسرائیلی فوج اپنے کنٹرول والے غزہ کے علاقوں میں سیٹلرز کی ناجائز بستیاں بنانے کا پلان تیار کر رہی ہے، یعنی غزہ کی زمینوں پر ہمیشہ کے لیے قبضہ، اور اگر کسی فلسطینی نے کسی سیٹلر کو اپنی زمین سے ہٹانے کی، کھدیڑنے کی کوشش کی تو سیٹلر پر حملے کا بہانہ بنا کر غزہ کو دوبارہ سزا دی جائے۔ یہی ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ سیز فائر کے دوران جو شرطیں رکھی گئی تھیں اس کے مطابق آئی ڈی ایف کو سیکنڈ فیز میں غزہ سے باہر نکلنا ہوگا، لیکن ان شرطوں میں سیٹلرز کو نکالنے کا کوئی ذکر نہیں تھا، کیونکہ آج کی تاریخ تک کوئی بھی سیٹلر غزہ میں ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اب وہ وہاں بسا دیے جائیں تو انہیں نکالنا مشکل ہوگا، کیونکہ سیز فائر ڈیل میں تو ان کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس خبر کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ابھی تک جو تھا وہ میرے اندازے تھے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے سیٹلرز اب غزہ کو لے کر کھل کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ 2 روز پہلے نچالہ آرگنائزیشن سے جڑے سیٹلرز اسرائیل غزہ بارڈر پر جمع ہوئے۔ اس ایونٹ کا نام رکھا گیا ریزنگ دا فلیگ ان غزہ، یعنی غزہ میں جھنڈا پھہرانا ہے، گاڑنا ہے۔ مقصد صاف تھا، تباہ کیے جا چکے غزہ میں یہودی سیٹلمنٹ بسانے کا دباؤ بنانا۔ یہ ایونٹ سدرات شہر کے اس لک آؤٹ پوائنٹ پر ہوا جہاں سے غزہ صاف صاف دکھتا ہے، غزہ یا تباہ حال غزہ۔ یہی سڑک اب کئی اسرائیلیوں کے لیے ایک طرح کا ٹورسٹ اسپاٹ بن چکی ہے۔ لوگ یہاں سیلانی بن کر آتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ یہاں لوگ ریئل ٹائم میں غزہ کی تباہی دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں سے کھڑے ہو کے غزہ بالکل صاف دکھتا ہے، بلڈنگیں ایک کے اوپر ایک گری ہوئی۔ نارتھ غزہ کی طرف نظر ڈالو تو گھر نہیں دکھتے، بس ڈھلتا سورج اور ملبہ نظر آتا ہے۔ 2 سال تک جاری رہی بمباری میں اسرائیلی آرمی نے یہاں ہر چیز زمین میں ملا دی ہے، سب کچھ گرا ہوا ہے۔ اس ایونٹ میں سینکڑوں لوگ پہنچے، زیادہ تر کٹر مذہبی یہودی، الٹرا آرتھوڈاکس۔ اس دوران نچالہ کے آرگنائزر ہنوکا کی روایتی مٹھائی سفگانیاں بانٹتے رہے۔ اسٹیج سے اعلان ہوا کہ غزہ میں مارے گئے اسرائیلی سولجرز کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ ایک آرگنائزر نے کہا کہ غزہ ہماری پشتینی ملکیت ہے، ہم لوٹ آئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے اور غزہ یہودیوں کا ہوگا۔ خواب اچھا ہے۔ دوستو، سیٹلرز کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا غزہ سے نکالا جانا بس کچھ وقت کی بات ہے، کیونکہ غزہ کی تباہی کے ملبے پر اب سیٹلمنٹ کی سیاست تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسرائیل کے جو کنٹرول میں ایریا ہے، آئی ڈی ایف کے جو کنٹرول میں ایریا ہے، وہاں پر کنسٹرکشن ہو سکتا ہے۔ کنسٹرکشن ہوگا تو کیا فلسطینیوں کے لیے ہوگا؟ سیٹلمنٹس بنیں گے تو پھر وہاں سے سیٹلرز کو ویسٹ بینک کی طرح نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ ہوا، وہ سمجھیے کہ اس کے بعد غزہ کی کچھ اور زمین اب اسرائیل کے قبضے میں اس طریقے سے چلی جائے گی۔ غزہ میں حملے جاری ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 6 سے 7 لوگوں کی موت ہوئی۔ پھر بھی آج نارتھ غزہ میں ایک پروٹیسٹ ریلی نکالی گئی، جسے ایکٹیوسٹ اور سول سوسائٹی انسٹیٹیوشنز نے آرگنائز کیا۔ بارش اور سردی سے پریشان لوگوں کے لیے ان پروٹیسٹرز نے فوری انٹرنیشنل انٹرونشن کی مانگ کی اور ٹینٹس کے بجائے موبائل ہومز دینے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگ کے دوران بے گھر ہوئی فیملیز کے گھر پوری طرح تباہ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے اور لوگ بہت غیر انسانی حالات میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے جو کچھ کہا وہ میرے پرسنل ویو ہیں، ایک جرنلسٹک ویو ہے، میرا انالیسس ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہوں، لیکن میں جس طریقے سے سوچتا ہوں اس طریقے سے میں سب کو برابر پاتا ہوں اور ویسے ہی خبر دکھاتا ہوں۔ نہ ادھر کا ڈھول نہ ادھر کا شور، میرے لیے سب برابر ہیں، ایک ہی رنگ کے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے اتفاق رکھیں، آپ کی الگ رائے اور آپ کی رائے سر آنکھوں پر نہ بھی رکھوں تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی رائے ہے۔ تو آپ سے میرے مزاج اور میرے خیالات الگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ یہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو جو معلوم آپ اسے اپنے پاس رکھیے، بس مجھے وہ سمجھا دیجیے گا جن سوالوں کو میں نے آپ سے پوچھا ہے، جواب لکھ دیجیے گا لمبا سا، ڈیٹیل کے ساتھ اور فیکٹ کے ساتھ، کہاں یہ کب کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا تھا، کیسے غداری ہوئی، کیسے وفاداری ہوئی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔